गारंटी मिल जाएगी कि आगे भविष्य में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा। आज जब देश का युवा सड़कों पर और लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर पूरी तरह से दांव पर लगा हुआ है, तब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग लेने मात्र से सालों साल पुराना ये जो सिस्टम है जहां पेपर लीक होता है वो रातों रात बिल्कुल परफेक्ट और हैक प्रूफ हो जाएगा। नीट एग्जाम में हुई इस भयंकर धांधली और पेपर लीक स्कैम ने देश के 20 लाख से भी ज्यादा मासूम बच्चों के खूबसूरत सपनों को चकनाचूर कर दिया। उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत, उनके पेरेंट्स की जमा पूंजी और सालों के सैक्रिफाइस पर एक झटके में पानी फेर दिया। ऐसे में स्टूडेंट्स का गुस्सा बिल्कुल जायज था। उनका सड़कों पर उतरकर पीसफुल प्रोटेस्ट करना, अपने हकों की मांग करना और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगना बिल्कुल सही था और एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। लेकिन बीते कुछ हफ्ते में जिस तरह से इस पूरे मूवमेंट की दिशा बदली है और इसमें जिस तरह से एलिमेंट्स शामिल हुए हैं, उसने हर सोच समझ रखने वाले इंसान और जागरूक नागरिक को ये गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हम किसी रियल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इन मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर और कोई अपना गंदा पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। नीट स्कैम की खबर बाहर आने के बाद जब देश के लाखों स्टूडेंट्स का गुस्सा चरम पर था, तब एक सोशल मीडिया कैंपेन और इंटरनेट सटायर से शुरू हुआ ये कॉकरोच मूवमेंट देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन गया। देखिए, जब तक मुद्दा नीट पर था सब इसे सही ठहरा रहे थे। सब ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ली जानी चाहिए। लेकिन अब वहां क्या हो रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभिजीत दिप के नाम के एक यूथ ने जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के जवाब में सटायर के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया तो देश के युवाओं को लगा कि फाइनली कोई तो ऐसा चेहरा सामने आया जो बिना किसी पुराने पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठाए, जी हाँ अभी हम आगे बताएंगे क्या है, बिना किसी स्वार्थ के सीधे उनके हक और फ्यूचर की बात कर रहा है। शुरुआत में इस मूवमेंट की फ्रेशनेस, इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी नॉन पॉलिटिकल इमेज ने देश के हर वर्ग का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जब हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स बेहद शांतिपूर्वक और अनुशासित तरीके से धरने पर बैठे थे, तब देश भर की पेरेंट्स, टीचर, सिविल सोसाइटीज और आम जनता सब दिल खोलकर उन्हें सपोर्ट में खड़े हो रखे थे और उनके सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि हर कोई समझ रहा था कि ये मुद्दा केवल एक एग्जाम का नहीं बल्कि देश के बच्चों के करियर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की शाख और एक फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सबसे बड़ा और असहज करने वाला सवाल ये उठने लगा कि क्या किसी भी प्योर स्टूडेंट मूवमेंट में धर्म, रिलीजन और गंदी रिलीजियस पॉलिटिक्स के नारों को बीच में लाना जरूरी और सही समझा जा सकता है? क्या इस प्रोटेस्ट की लड़ाई में धर्म की राजनीति को जबरदस्ती घुसाना ठीक था? जब एक स्टूडेंट महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठता है तो उसकी डेस्क पर ना तो कोई हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख और ना ही कोई ईसाई। वहां सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट होता है जिसकी मेहनत, नॉलेज और लगन उसका आने वाला कल तय करती है। तो फिर अचानक इस यूथ मूवमेंट के मंचों से रिलीजियस कमेंट, सांप्रदायिक बयानबाजी और घटिया किस्म की नारेबाजी क्यों शुरू हो गई? एजुकेशन सिस्टम को सुधारने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस बेहद गंभीर लड़ाई में भगवान, आस्था और धर्म को बीच में खींच लाने की क्या जरूरत थी? जब आप एक नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों के जस्टिस के लिए लड़ रहे होते हैं तो धर्म की बात करके या जानबूझकर मेन इशू से जनता को और मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश होती है और कुछ नहीं होती है। सच्चाई तो ये है कि आज हमारे देश की बदकिस्मती है कि हर छोटे बड़े नेशनल इशू पर धर्म की राजनीति चमकाने और पोलराइजेशन करने का एक बेहद गंदा ट्रेंड बन चुका है। चाहे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, महंगाई का सवाल हो या फिर पेपर लीक जैसा करोड़ों युवाओं की जिंदगी से जुड़ा इतना संवेदनशील मामला,
हर जगह रिलीजियस तड़का लगा दिया जाता है ताकि लोग असली मुद्दे पर सवाल पूछना बंद कर दें। नीट के इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भी बिल्कुल यही दुखद नजारा देखने को मिला। जो लड़ाई पूरी तरह से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के स्ट्रक्चर रिफॉर्म लाने, पेपर लीक सिंडिकेट और कोचिंग माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करने और एफिडेविट स्टूडेंट्स को री एग्जाम या कंपटीशन दिलाने पर केंद्रित होनी चाहिए थी, वो अचानक से रिलीजियस कमेंट्स, एक दूसरे की आस्था पर घटिया छींटाकाची और तुच्छ बयानबाजी का अखाड़ा बनकर रह गई। जब भी किसी प्योर स्टूडेंट प्रोटेस्ट में धर्म या वायरस एंट्री करता है ना, तो उस पूरे आंदोलन की प्योरिटी, उसकी मॉरल अथॉरिटी और उसकी गंभीरता उसी पल खत्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ धर्म भी कौन सा, जिसे बात करें, निशाना बनाया जा रहा है, वो भी जरूरी है। हमने कहीं नहीं देखा कि ये किसी और धर्म के ऊपर हो, सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर इस सवाल उठ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानबाजी दी जा रही है जिससे सनातन को फॉलो करने वाले लोगों को दुख हो, सिर्फ ये हो रहा है। अब जरा दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर और पार्लियामेंट के सिक्योरिटी एंगल से भी इस पूरी सिचुएशन को न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट हाउस पूरे देश का सबसे हाई सिक्योरिटी और सबसे सेंसिटिव जोन है, ये आप और हम दोनों जानते हैं। जब तक ये पूरा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे तय किए गए एक ऑथराइज्ड एरिया में चल रहा था, तब तक क्या दिल्ली पुलिस या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी ने एक भी स्टूडेंट पर लाठी या उनके साथ कोई बदसलूकी की? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर बैठकर बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे, नारे लग रहे थे और धरना दे रहे थे, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने उन्हें पूरी परमिशन, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दी थी। लेकिन मंडे के दिन जब हजारों का बेकाबू भीड़ ने पार्लियामेंट की तरफ एग्रेसिवली मार्च शुरू कर दिया और वहां लगाए गए कई फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड्स को तोड़कर संसद भवन के अंदर तक घुसने की कोशिश करी, तो आप खुद सोचिए, पुलिस की जगह रखकर सोचिएगा अपने आप को। उस एक्सट्रीम सिचुएशन में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या करती? क्या वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी ड्यूटी को भूलकर रेड कारपेट बिछाकर इनका स्वागत करती? वो भी जब धारा 163 लागू कर रखी है, कोई प्रोटेस्ट की वहां पर परमिशन नहीं ली गई थी। पार्लियामेंट देश की संप्रभुता और डेमोक्रेसी का सबसे पवित्र और अहम सिंबल है और उसकी सिक्योरिटी के साथ कोई भी देश या कोई भी पुलिस बल कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। उस इलाके में धारा 163 लागू होने के बावजूद जब दिल्ली पुलिस के टोल बैरिकेड्स को जबरन हटाया गया, उन पर चढ़कर हुड़दंग मचाया गया और ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों पर पत्थर, लोहे के रोड और प्लास्टिक बोतल्स फेंकी गई, तब जाकर सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां पे नारे सुने थे आपने, कई बार आपने रील देखी होगी, कहीं किसी के चैनल पर सुना होगा आपने। नारे पता था आपको क्या लग रहे थे? भारत को हम नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश जैसा असाइलम पीएम मोदी को लेना पड़ेगा, संविधान के टुकड़े होंगे या संसद को उखाड़ फेंकेंगे। क्या जरूरत थी इन नारों की, इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अंदर? और एक बात बताऊं, जो लोग ये नारे लगा रहे थे वो स्टूडेंट थे भी नहीं, वो स्टूडेंट नहीं थे। अगर देश का युवा, अगर देश का स्टूडेंट ऐसे नारे लगाता है तो कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट बनने की। आपको क्या फर्क रह गया आप में और जो लोग पत्थर फेंकते हैं पीओ के साइड में, उनमें और आप में क्या फर्क रह गया है? आप देश की राजधानी में बैठे हैं और फिर कई लोग ट्वीट करते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। देश की राजधानी में बैठकर आप पहले तो ऐसे हुड़दंग मचाते हैं। कहां है पार्लियामेंट वाली जो रोड है, महज आप देख लीजिए 1 किलोमीटर दूर भी तो बहुत कह दिया मैंने, मात्र 500 या 400 मीटर दूर आपका संसद है, वहां आप हुड़दंग मचा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं डेमोक्रेसी इज डेड। पुलिस को अब समझ में थोड़ी आएगा कि लाठी किस पर बरसानी, किस पर नहीं बरसानी। ठीक है, गलती दोनों तरफ से हुई, ये हमें दोनों को मानना होगा। लेकिन एक तरफ जो आप अंधभक्ति कर रहे हैं, एक तरफ अगर ये आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी, तो एक रीजन दे दीजिए कि मुझे पुलिस को लाठीचार्ज उस समय नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी बातें आपकी सही है कि पहले अकाउंटेबिलिटी दी जाती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन में पुलिस क्या करती वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए।
बेशक यंग स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाना, उन्हें चोट लगाना और सड़कों पर गिराना बेहद दुखद, शर्मनाक और दिल दुखाने वाला है, लेकिन हमें न्यूट्रल होकर भी ये सोचना होगा कि कानून तोड़ने की इस एक्सट्रीम लिमिट तक उन मासूमों को आखिर किसने उकसाया। इस हिंसक झड़प में लगभग 118 सिक्योरिटी पर्सनल गंभीर रूप से घायल हुए और 60 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्या इस पूरी वायलेंस और खून खराबे को बहुत आसानी से रोका नहीं जा सकता था अगर प्रोटेस्ट अपने तय किए गए पीसफुल दायरे में रहता? क्या इससे पहले कोई प्रोटेस्ट हुआ नहीं है क्या जंतर मंतर पर? लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना घातक हो गया है और उसके बाद भी आप सब अभी भी कह रहे होंगे कि डेमोक्रेसी इज डेड। कहां से डेमोक्रेसी इज डेड? अगर आप देश की राजधानी में, जिसे आप छावनी बोलते हैं, इतने क्रिटिकल हाई सिक्योरिटी एरिया में जाकर हुड़दंग मचाएंगे तो फूल डालेंगे आपके गले में। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सिट एंड प्रोटेस्ट के सबसे खूबसूरत बात यही थी कि वो पूरी तरह नॉन वायलेंट, अनुशासित और वैचारिक था। जब तक ये मूवमेंट जंतर मंतर की बाउंड्रीज तक सीमित था, तब तक पूरे देश की पब्लिक, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यहाँ तक कि खुद सरकार की भी पूरी सहानुभूति और सपोर्ट इन स्टूडेंट्स के साथ बना हुआ था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर ने सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर उनकी मांगों को ध्यान से सुनना और बातचीत शुरू करने की पहली आधिकारिक पहल भी की थी। जी हाँ, लेकिन जैसे मूवमेंट के कुछ एग्रेसिव एलिमेंट्स ने इसका रुख बदला और पार्लियामेंट का घेराव करने जैसा डेंजरस और इल्लीगल कदम उठाया, पूरी लड़ाई का ट्रैक और पब्लिक नैरेटिव ही रातों रात चेंज हो गया। जब लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर सिचुएशन पैदा हुई तो पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ा और ऑफ कोर्स यार अफसोस इस बात का है कि इसका सीधा खामियाजा उन बेगुनाह स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा जो किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने की उम्मीद कर रहे थे। नीट का असली कोर मुद्दा आखिरकार था क्या? नीट का असली मुद्दा था पेपर लीक स्कैम की सीबीआई से निष्पक्ष और टाइम बाउंड जांच करवाना, एनटीए के टॉप ऑफिशियल्स और करप्ट अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, दोषी कोचिंग सेंटर्स और पेपर माफिया की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलाना और 20 लाख परेशान अभ्यर्थियों के लिए एक फेयर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन लाना और एक अकाउंटेबिलिटी ही तो मांगी थी। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि नीट का इतना गंभीर और वाइटल इशू मीडिया और प्रोटेस्ट के मंच पर मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 ही हेडलाइंस में टिक पाए। इसके बाद वहां क्या हुआ? उसके बाद शुरू हुई ओछी और डर्टी पॉलिटिक्स, रिलीजियस नारेबाजी, पर्सनल अटैक्स और भटकाने वाले बयान। मंच से ये तुकबंदी की जाने लगी, सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का पेट भर रहे हैं। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए और बताइए कि इस तरह की बेतुकी और फालतू बातें का नीट एग्जाम, एनटीए की कमियों या दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के फ्यूचर से दूर दूर तक क्या लेना देना था? क्या इस तरह की बेतुकी, बचकानी और विवादित बयानबाजी ने उस लाखों बच्चों के हुजूम को जस्टिस मिल जाएगा जिनका पूरा का पूरा कीमती साल बर्बाद हुआ है या जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है? क्या किसी बिजनेसमैन का नाम उछालने या किसी रिलीजियस कैरेक्टर का फालतू कमेंट करने से एनटीए का एग्जामिनेशन सिस्टम हैक प्रूफ हो जाएगा या फ्यूचर में कभी पेपर लीक नहीं होगा? अब जब स्टूडेंट्स के इतनी पवित्र और गंभीर लड़ाई से भटकने वाले बेतुके और इररिलेवेंट टॉपिक्स घुसाए गए तो आम जनता और देश का फोकस असली प्रॉब्लम से पूरी तरह हट जाता है। स्टूडेंट्स को अगर अपनी बात रखनी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम और अपने फ्यूचर और अपने राइट्स की बात करते थे। पूरा देश उनके पीछे ढाल बनकर खड़ा रहता, लेकिन बीच में धर्म, बड़े बिजनेसमैन के नाम और पॉलिटिकल एजेंडे को घुसाकर इस पूरे मूवमेंट की मॉरल क्रेडिबिलिटी को बहुत गहरा और गंभीर न करने वाला झटका मिला है। सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल और कड़वा सवाल आपको पता है क्या है? कि मंडे के दिन जब दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां कड़कड़ा रही थी, आंसू गैस के दम घोटने वाले गोले दागे जा रहे थे और बेगुनाह स्टूडेंट्स खून से लथपथ होकर सड़कों पर गिर रहे थे, तभी सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स कहां थे वो? क्या किसी के पास भी इस सीधे सवाल का कोई भी जवाब है कि आप मुझे बता दो कि वो लोग इस पर्टिकुलर काम में थे और वो लोग यहाँ इसीलिए नहीं आए?
किसके कहने पर इन्होंने पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू किया? इनके लीडर्स कहने पे ना। और लीडर्स कहाँ थे? भीड़ आगे आगे है, लीडर्स पीछे पीछे है। कहाँ थे वो लोग जब मासूम और भावुक बच्चों को उकसाकर पार्लियामेंट के हाई सिक्योरिटी जोन की तरफ धकेला जा रहा था? तब आंदोलन को लीड करने वाले मेन चेहरे खुद पीछे हट गए या फिर सेफ डिस्टेंस पर बैठकर टीवी कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? कहाँ थे? एक रियल और सच्चे लीडर की पहचान यही होती है, जब फ्रंटलाइन पर संकट आता है तो सबसे आगे होकर पुलिस की लाठियां खुद अपने सीने पर सहता है और अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात, कई लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे कि ब्रिटिश एरा में भी तो बातें होती थी, ब्रिटिशर्स ने भी तो बातें करी थी ना इंडियन से। तो किससे बात करी थी ब्रिटिशर ने? लीडर से बात करी थी। आपकी लीडर कहाँ है? किससे बात करनी है? लेकिन यहाँ तो युवाओं को लाठियों के आगे ढाल बनाकर खड़ा कर दिया और असल में लाठी चार्ज हुआ तो सारे सो कॉल्ड लीडर्स मौके से रादर। आंदोलन की शुरुआत में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिप्के ने मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे किए थे और कसम खाई थी कि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। ये देश के युवाओं का पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। लेकिन अब आपको बताते हैं सच्चाई की। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या मैजिक और पॉलिटिकल डील हो गई कि उसी जंतर मंतर के स्टेट से अलग अलग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर आकर हाथ में माइक पकड़कर लंबे लंबे भाषण देने लगे और अपनी रोटियां सेकने लगे। जिस मंच को देश के बेगुनाह स्टूडेंट्स और न्यूट्रल और बुलंद आवाज बनाना था, वो अचानक से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की एंटी गवर्नमेंट रैली का अखाड़ा कैसे बन गया? क्या ये उस अटूट भरोसे और विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा नहीं है जो देश के लाखों मासूम बच्चों और उनके पेरेंट्स ने इस आंदोलन पर आंख बंद करके किया था? और इन सब पर हैरानी की बात यह है कि जिस अभिजीत दिप्के ने ये कहा था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का और हमें नहीं लगाने ऐसे नारे, आप साइड हो जाइए, जो बाहर निकल जाइए, ऐसे नारे हमें नहीं लगाने हैं। तो इस मंच के ऊपर क्या चल रहा था, आप मुझे ये बता दीजिए। आज आप मुझे किसी एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए जो जंतर मंतर के उस मंच पर अपनी हाजिरी लगाने, अपने झंडे फहराने और टीवी के कैमरों के सामने फोटोशॉप करवाने नहीं पहुंचती। चाहे नेशनल लेवल की पार्टियां हो या फिर रीजनल लेवल, हर किसी ने बहती गंगा में अपने हाथ धोने और पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश की। किसी ने इस स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स की रोटी तो नहीं सेकी। स्टूडेंट के आंखों में आंसुओं, उनके दर्द और उनके अनसर्टेन फ्यूचर का इस्तेमाल केवल और केवल अपने ही वोट बैंक को साधने के लिए किया गया। किसी भी नेता या पार्टी को वास्तव में उन बच्चों के करियर या डिप्रेशन की कोई चिंता नहीं है। सबको बस आने वाले इलेक्शन की मौजूदा सरकार को घेरने और नीचा दिखाने का एक रेडीमेड और इमोशनल हथियार। अपोजिशन के बड़े लीडर राहुल गांधी का रोल भी इस पूरे मामले में देख लीजिए। जो राहुल गांधी पहले इस प्रोटेस्ट से कई दिनों तक दूरी बनाए रखी उन्होंने, वो तुरंत सड़कों पर अब उतर आए, प्रोटेस्ट की अगुवाई करने लगे और संसद से लेकर सड़कों तक एक ही रट लगाए लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, होम मिनिस्टर अमित शाह इस्तीफा दे। अरे सर, देश के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगना आपकी पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा, इलेक्शन स्ट्रेटेजी हो सकता है, लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या जिनके करियर या पर आज बर्बादी की तलवार लटक रही है? उन बेबस स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने इस भयंकर स्ट्रेस और डिप्रेशन में आकर सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठा लिया? नीट एग्जाम का फेयर और परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकलेगा? एनटीए का करप्ट सिस्टम कैसे सुधरेगा? क्या पीएम या गृह मंत्री के रिजाइन पर देने मात्र से देश का पूरा एग्जामिनेशन ढांचा रातों रात ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? या फिर आपको बस इसका दुख है और संवेदनशील सिचुएशन का इस्तेमाल अपनी गिरती हुई पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए हो रहा है? अगर आज दबाव में आकर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन भी कर देते हैं, तो क्या कल कोई नया मिनिस्टर आते ही पूरा देश से पेपर लीक होने का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा? हमारे देश का इतिहास गवाही कि सरकारें बदली, मिनिस्टर बदले, सिस्टम के बड़े बड़े चेहरे बदले, लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठा करप्शन, माफिया और नेक्सस कोचिंग सेंटर, सिंडिकेट और लूप होल्स खत्म नहीं होते, तब तक सिर्फ मिनिस्टर्स का चेहरा बदलने से ग्राउंड लेवल पर 1% का भी चेंज नहीं आने वाला।
किसी मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना एक पॉलिटिकल सिंबल या जीत हो सकती है, लेकिन असली फाइट तो कड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लागू करना था ना। इस्तीफे के इस अड़ियल जिद में असली रिफॉर्म्स, स्टूडेंट्स के भले का मुद्दा तो कहीं बहुत दूर ही पीछे छूट गया। जो स्टूडेंट्स महीनों और सालों तक अपने छोटे छोटे कमरों में खुद को बंद करके रोज 15 से 16 घंटे पढ़ाई करते थे, जिनके गरीब या मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई बच्चों की महंगी कोचिंग, हॉस्टल्स और फॉर्म्स में लगा देते थे, उनके दिल पर क्या बीती होगी जब उन्हें अचानक पता चला होगा कि जिस पेपर के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था वो चंद रुपयों में पहले ही बिक चुका है। कई यंग और ब्राइट स्टूडेंट्स ने इस मानसिक आघात और डिप्रेशन को ना झेल पाने का नाम अपनी जान दे दी। क्या पॉलिटिक्स करने वाले किसी भी नेता ने कभी उन रोते हुए फैमिलीज के घर जाकर उनका असली दर्द बांटने की कोशिश करी है? नहीं। उनके लिए वो जाने केवल एक सरकारी आंकड़ा और अपोजिशन के लिए सरकार पर अटैक करने का एक नया जरिया बन गया होगा। नीट का ये संकट एक बेहद गंभीर ह्यूमैनिटेरियन और एजुकेशनल ट्रेजेडी है, जिसे हमारे नेताओं ने विश्व युद्ध रूप से गंदा या विशुद्ध रूप से गंदा पॉलिटिकल तमाशा बना दिया। एनटीए जैसी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि पूरे देश में एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सके। लेकिन बैक टू बैक हुए पेपर लीक्स, ग्रेस मार्क्स के घपले और टेक्निकल ग्लिचेस के कारण इन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी और शार्प पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि एनटीए का पूरा सिरे से रीस्ट्रक्चर कराया जाए, उनके टॉप ऑफिशियल्स की क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी तय की गई और उस पर एक सीक्रेट पार्लियामेंट्री कमेटी की निगरानी रहे। लेकिन जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो तो इस गंभीर मुद्दे पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करने के बजाय इतना हंगामा किया गया कि हाउस की कार्यवाही को बार बार स्थगित करनी पड़ी। जिस संसद में बैठकर इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर नया कानून बनाना था, वहां सिर्फ नारों, हंगामा और इस्तीफों की मांग ने पूरा टाइम वेस्ट हो गया। क्या इससे देश के किसी एक भी पीड़ित स्टूडेंट्स का कोई भला हो सकता है? जब स्टूडेंट्स ने मई के महीने में इस स्कैम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी पहली बार, तो देश का हर छोटा बड़ा नागरिक, हर पेरेंट और हर मीडिया हाउस उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा था। लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट में कॉकरोच मूवमेंट के नाम पर अवंचित उग्रता, पॉलिटिकल पार्टीज की सीधी एंट्री और रिलीजियम कमेंट होने लगे, तो आम जनता का एक बहुत बड़ा और सीरियस सेक्शन से धीरे धीरे दूर हो गया। आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट में धर्म नहीं आता, ये फालतू की पॉलिटिक्स नहीं आती, ये प्रोटेस्ट बहुत सही था। लोगों को बहुत जल्द ये समझ में आने लगा कि अब केवल स्टूडेंट्स के राइट, पढ़ाई और सिस्टम सुधार की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये सरकार को नीचा दिखाने, गिराने और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का जरिया बन चुकी है। कई लोग तो रील देख देख के, एक ट्रेंड आ जाता है रील के ऊपर और आप लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे क्या चल रहा है जंतर मंतर पर, क्या नहीं चल रहा है जंतर मंतर पर। क्या चला था? नीट की बात चल रही थी ना, अब ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है? क्या वो रील्स नहीं आ रही हैं आपके? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी ऐसी जेन्युइन मूवमेंट अपनी न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता खो देता है, तो वो जनता के लिए एक मॉरल सपोर्ट भी बहुत तेजी से खो बैठता है। सोनम वांगचुक जैसे बेहद रिस्पेक्टेड एजुकेशन एक्टिविस्ट और सोशलिस्ट का इस आंदोलन से जुड़ना और 20 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए हंगर स्ट्राइक पर बैठना शुरुआत में इस पूरे मूवमेंट को बहुत ज्यादा सीरियसनेस और मॉरल पावर दे रहा था। और इसी के साथ अभिजीत दीपके, जो मात्र 2.5 दिन भूखे रहे और उसके बाद एक पॉडकास्ट में, एक बातचीत में, कॉन्वर्जेशन में एक लिखती है कि भाई मेरे से तो भूख नहीं बर्दाश्त होती है, मेरे से तो भूखमरी नहीं होता है मेरे से। ये सब क्या है? ये सब अब वहां पे किस लिए खड़े? या तो आप खड़े ही मत होइए, और खड़े हो तो फिर दिल से खड़े होइए। लेकिन उनके अनशन के बाद जिस तरह से, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रही हूँ, जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया गया और अचानक बिना किसी ठोस तैयारी के पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया गया, उस पूरी लीडरशिप की स्ट्रैटेजी और मंशा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या अभिजीत दीपके को नहीं पता था कि पार्लियामेंट में जाना अलाउड नहीं है? पता होगा, कहाँ थे वो तो आए नहीं। लाठी किसने खाई? स्टूडेंट्स ने खाई है। क्या आपको नहीं पता था या मुझे नहीं पता है कि संसद कितना हाई सिक्योरिटी एरिया है? सबको पता है, लेकिन फिर भी वो मार्च होती है और उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि लाठी चार्ज गलत था,
तो आप बधाई हो, आप भी इंस्टा रील ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं। क्या बिना किसी प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट, प्लानिंग और कंट्रोल के हजारों उग्र युवाओं को पुलिस के बैरिकेड्स और सुरक्षा बलों के सामने आमने सामने लाकर खड़ा कर देना एक जिम्मेदारी भरा कदम था? किसी भी मास मूवमेंट्स की लीडरशिप केवल इमोशंस से बाहर आकर या लाइमलाइट पाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजन और मैच्योरिटी के साथ चलाई जानी चाहिए। पुलिस द्वारा प्रोटेस्ट में शामिल फीमेल स्टूडेंट के साथ की गई कथित बदसलूकी, कपड़े खींचने और लाठीचार्ज करने की घटनाएं बेहद दुखद है, शर्मनाक है और बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर एग्रेसिव और बेरहम बल प्रयोग को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता, अनटिल एंड अनलेस वो संसद के बाहर ना हुआ होता। वो बहुत गलत चीज थी अगर वो जंतर मंतर पे होता, वो बहुत गलत चीज थी अगर वो किसी आम सड़क पर होता। लेकिन संसद के सामने आके वो सिचुएशन को अगर आप देखें तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि फीमेल स्टूडेंट के साथ बदसलूकी सही थी, लेकिन वो मार्च गलत था। लेकिन इसके साथ ही मूवमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और सीजेपी के लीडर्स को भी देश को ये जवाब देना ही होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने और उन्हें हिंसक होने से रोकने के लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए थे। क्या इस बात की पूरी संभावना नहीं थी कि भीड़ के अंदर कुछ एंटी सोशल या पॉलिटिकल उग्रवादी घुस आए थे, जिन्होंने जानबूझकर माहौल खराब किया और पुलिस पर पत्थरबाजी की ताकि लाठीचार्ज हो सके और मीडिया में इंटरनेशनल लेवल पर सनसनी फैल सके। आज का यूथ बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अवेयर है और डिजिटली सीवी है। वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जीता है और किसी भी मुद्दे पर अपनी इंडिपेंडेंट राय खुद बना सकता है। लेकिन जब ऐसे गंभीर यूथ मूवमेंट का इस्तेमाल केवल स्टार और मीम्स और पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाए तो असली और बुनियादी मुद्दे कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। सीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें रिटायर्ड जजों की पार्लियामेंट्री में एंट्री बैन चाहिए, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अरेस्ट और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 सालों का बैन लगाने जैसी मांगे भरी पड़ी। अब आप खुद बताइए, अपनी अकल से सोचिए कि क्या इन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स का नीट के परेशान स्टूडेंट्स, पेपर लीक स्कैम और एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन है? ये एक ऐसा मिक्सचर एजेंडा बन गया है जिसमें सब कुछ कचरा भर दिया गया है ताकि असला मुद्दा गायब हो जाए। देश के एजुकेशन सिस्टम में असली और ग्राउंड लेवल सुधार तब आएंगे जब देश में एक बेहद स्ट्रिक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पूरी तरह से ईमानदारी से और सख्ती से लागू किया जाएगा। पेपर लीक करने वाले रैकेट्स, दलालों और कोचिंग माफिया की जो प्रॉपर्टीज तुरंत जब्त करना, उन्हें कम से कम उम्र कैद की सजा देना और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में महीनों के अंदर केस खत्म करने के जैसे कड़े कानून प्रावधान लाने होंगे। इसके साथ ही पूरे एग्जाम कंडक्टिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके उस पर काम करना होगा ताकि किसी एक एजेंसी का सर्वर पर भी देश का पूरा बोझ ना पड़े। ये वो सॉलिड पॉलिटिकल और लॉजिकल पॉइंट्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स के डेलीगेशंस और गवर्नमेंट के बीच टेबल पर बैठकर सीधे और ठोस बातचीत होनी चाहिए। लेकिन किसी भी इशू पर फ्रूटफुल बातचीत का माहौल तब बनता है जब दोनों तरफ से एक प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाया जाए। सरकार ने जब डायलॉग का पहला राउंड होल्ड किया और पार्लियामेंट के अंदर इस पूरे दिन डिबेट करने वाले ऑफिशियल ऑफर दिया तो प्रोटेस्टर्स और सीजेपी के लीडरशिप को अपनी मांगों का एक बहुत क्लियर, लॉजिकल और रियलिस्टिक ड्राफ्ट सामने रखना चाहिए था। इसके बजाय जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा तब तक हम 1 इंच नहीं हटेंगे, नेपाल बना देंगे, संसद उखाड़ देंगे, क्या है ये सब? इस जिद ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट ने जब भी आप सब कुछ या कुछ नहीं की एक्सट्रीम शर्त रखते हैं तो एंड में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा कमजोर पक्ष यानी देश के बेगुनाह स्टूडेंट्स का होता है। इस पूरे प्रोटेस्ट और सेंट्रल दिल्ली में हुई इस हिंसा के कारण दिल्ली मेट्रो के 16 बिजी स्टेशंस को इमरजेंसी में बंद करना पड़ा। पूरे सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक घंटों तक ठप हो गया और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले हजारों आम कंप्यूटर्स या मरीज को भारी दिक्कत झेलनी। एक मैच्योर और सक्सेसफुल मूवमेंट हमेशा वही होता है जो आम जनता को अपनी तकलीफ से जोड़ता है और उनका दिल जीतता है, ना कि उन्हें परेशान करके अपने अगेंस्ट खड़ा कर लेता है। जब सड़कें ब्लॉक होती है, एम्बुलेंस फंसती है और आम नागरिकों की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो पब्लिक का जो सपोर्ट होता है ना,
आपको मिल रहा होता है वो भी धीरे धीरे नाराजगी या खिज में बदल जाता है। सीजेपी की लीडरशिप को यह समझना चाहिए था कि आम लोगों को मुसीबत में डालकर वो अपने किसी भी कॉज का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं और अपने किसी भी चीज को नहीं मनवा सकते। आज हमारे देश का एक बहुत ही कड़वा और सच ये है कि कोई भी जेन्युइन, इमोशनल और सेंसिटिव मुद्दा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं की नजरों से बच नहीं पाता। चाहे कुछ साल पहले देख लो, चाहे अब देख लो, फर्क सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी इज नॉट डेड। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज और उनके एजेंडे इनमें एंट्री मारते हैं ना, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का मेन एजेंडा कहीं बहुत पीछे छूट जाता है और सत्ता पक्ष बना विपक्ष वही पुराना घिसा पिटा गंदा ड्रामा शुरू हो जाता है जिसमें जनता सिर्फ तमाशाबीन बनकर रह जाती है। देश के स्टूडेंट्स और युवाओं को ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि उनकी असली ताकत उनके यूनिटी, उनके पढ़ाई और उनके नॉन पॉलिटिकल न्यूट्रल इमेज में छिपी है। जिस दिन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा अपने हाथों में उठा लेंगे या किसी नेता के भड़काऊ भाषण पर तालियां बजाने लगेंगे, उस दिन उनका पवित्र मूवमेंट एक इलेक्शन कैंपेन का टूल बनकर रह जाएगा। अगर नीट के कैंडिडेट्स को सचमुच अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर सिक्योर करना है तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म्स को पॉलिटिकल लीडर्स, एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर्स और रिलीजियस कमेंटर्स से पूरी तरह से दूर रखना होगा। क्या सिर्फ इस अपराध या आधार पर देश का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के इस्तीफे के रट लगानी सही है क्योंकि वो आपकी पर्सनल पसंद की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एनटीए की कमियां और मिनिस्टर्स की लापरवाही को खुलेआम क्रिटिसाइज करना आपका लोकतांत्रिक हक, लेकिन हर एडमिनिस्ट्रेटिव या सिस्टमैटिक फेलियर को सीधे तानाशाही या डिक्टेटरशिप का नाम देना और पूरे कैबिनेट के रेजिग्नेशन की जिद पकड़ना मुद्दे को सॉल्व करने की बजाय उसे हमेशा हमेशा के लिए उलझा देता है। जब आप बातचीत के सारे दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देते हैं और सिर्फ इस्तीफे की रट लगाने लगते हैं तो आप सिस्टम में होने वाले रियल रिफॉर्म्स की पूरी प्रोसेस को खुद ही रोक देते हैं। दूसरी तरफ सरकार, जब ऐसे मुद्दे उठे हैं सरकार ने अपनी अकाउंटेबिलिटी दी है और अब भी नई अपडेट के अनुसार पीएम मोदी ने साफ जाहिर कर दिया है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ एक इस्तीफे से आपका सिस्टम सही हो जाएगा? क्या आपको गारंटी मिल जाएगी कि आगे कोई पेपर लीक नहीं होगा सिर्फ एक इस्तीफे से? इसकी जगह आपकी मांगे क्या होनी चाहिए थी? आपकी मांगे होनी चाहिए थी कि एनटीए को सुधारो, रिफॉर्म्स लाओ, ये करो, वो करो। इस्तीफा? अभिजीत दिप्के और उनकी सीजेपी टीम को भी इस मोड़ पर आकर बहुत गहराई से सेल्फ इंस्पेक्शन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। भाई सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराना, मीम्स बनाना, यूट्यूब पर स्टार वीडियोस डालना और लाखों फॉलोअर्स गेन कर लेना एक बहुत आसान काम है, लेकिन हजारों जिंदे युवाओं को सड़कों पर लाकर उनकी लाइफ, करियर और सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पूरी तरह से एक अलग और गंभीर बात है। जब आप एक मास मूवमेंट की शुरुआत करते हैं तो उसकी सक्सेस की वाहवाही लेने के साथ साथ वहां होने वाली हर हिंसा, नुकसान और स्टूडेंट्स पर पड़ी हर लाठी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होती है। मीडिया के कैमरों के सामने आकर केवल पुलिस को कोसने से आपकी स्ट्रैटेजी, मिस्टेक्स और नासमझी को छुपाया नहीं जा सकता। बॉटम लाइन और निचोड़ यही है, ये पूरा घटनाक्रम देश के पूरे सिस्टम और यूथ दोनों के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर और सबक है। नीट के पीड़ित स्टूडेंट्स को ये हर हाल में 100% जस्टिस मिलना चाहिए। एनटीए के लूप होल्स और करप्शन को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। दोषी पेपर माफिया और कोचिंग सिंडिकेट्स को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जाना चाहिए और एफिडेविट बच्चों को फेयर चांस मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही देश के जागरूक यूथ को भी ये कसम खानी चाहिए कि वो कभी अपनी पढ़ाई, करियर और हक की लड़ाई में किसी पॉलिटिकल पार्टी का खिलौना या फिर रिलीजियस ड्रामा नहीं बनने देंगे। एजुकेशन, एग्जाम, स्टूडेंट्स का फ्यूचर इस देश की पॉलिटिक्स के खेल से बहुत ऊपर होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे ऊपर है और सिर्फ एक रिजाइन से आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले पेपर लीक नहीं होंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड और आप उसके बावजूद देश की राजधानी में बैठकर ये हुड़दंगबाजी कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज डेड, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, डेमोक्रेसी इज नॉट डेड।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।